Hello, welcome in the fourth lecture of periodic table. इसमें हम सीखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, उसकी विशेषताएं, उसकी कमियां और दीर्घाकार आवर्त सारणी। ये अंतिम लेक्चर होगा जिसमें हम पीरियडिक टेबल के बारे में बात कर रहे होंगे। इसके बाद पीरियडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिए, आधुनिक आवर्त नियम, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बता दिया था। क्या था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, जो मोजरे ने बताया। इसमें यह बता दिया कि अगर तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाए, अगर तत्वों को परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित समय के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुण रिपीट होंगे और एक ग्रुप में जो इतने भी तत्व आएंगे उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक समान होंगे। तो जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी उसको बदल करके मोजले ने एक दूसरी आवर्त सारणी बनाई और उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा, या मेंडलीफ का आधुनिक आवर्त सारणी कहा। और उस आवर्त सारणी में आप देखें तत्वों को परमाणु क्रमांकों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। कुल 7 पीरियड थे, उसमें 10 सीरीज थी और जो पहला पीरियड था उसमें केवल 2 तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम। उसे कहा गया अति लघु। द फर्स्ट पीरियड of the modern periodic table has only 2 elements, that was hydrogen and helium, and it was considered as very short period. Second period contained 8 elements, which is considered as short period from lithium till neon. यानी जो द्वितीय आवर्त है उसमें कुल 8 तत्व थे लिथियम से लेकर नियॉन तक, और उसे लघु आवर्त कहते हैं। इसी तरह से तीसरे वाले आवर्त को भी लघु आवर्त कहते हैं क्योंकि उसमें भी 8 ही तत्व थे। जो फोर्थ पीरियड था, चौथा आवर्त था, उसमें कुछ 18 एलिमेंट हैं पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक। इसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं और फिफ्थ वाले को भी दीर्घ आवर्त कहते हैं। यानी फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल has 18 electrons and these are considered as long period, and the element which was present here from potassium till krypton and from rubidium till cesium. Similarly, 6th and 7th period is considered as very large period. Why? Because it contains 32 electrons, 32 एलिमेंट, 32 तत्व थे इसमें, सीजियम से लेकर रेडियम तक और फ्रेंसियम से लेकर ऑक्टेन तक। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं भी थी। क्या? ये देखिए, ये द्वितीय आवर्त का है, तृतीय आवर्त का है। तो जो सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट थे इनको जो है टिपिकल एलिमेंट या प्रारूपिक प्रतिरूपिक तत्व कहते हैं। इन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस श्रेणी के सभी तत्वों को ही प्रदर्शित करते थे। दूसरा, विकर्ण संबंध, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायगोनल रिलेशनशिप। फिर वही द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व ले रहे हैं, इसके विकर्ण पर जो तत्व उपस्थित, यानी लिथियम के विकर्ण पर मैग्नीशियम, बेरिलियम के विकर्ण पर एल्यूमिनियम और बोरान के विकर्ण पर सिलिकॉन, इनके गुणों में समानता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी ध्रुवण क्षमता एक समान होती है। इसी बात को इंग्लिश में बता रहा हूं। The element of second period will show the similar property to the element of the third period, which is present at its diagonal due to same polarizing capacity, and such type of relation is considered as diagonal relationship. अब हमने कहा कि तत्व भी एक जैसे गुण प्रदर्शित करेंगे और इसके यौगिक भी एक जैसे गुण प्रदर्शित करेंगे। जैसे लिथियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है, वो अपने आप लिथियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाता है। ठीक वैसे ही मैग्नीशियम कार्बोनेट भी अनस्टेबल है, जो अपने आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 में टूटता है। अगर हम लिथियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक कराएं तो लिथियम ऑक्साइड रेशो वो देगा, और इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी
डिसोसिएट होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2O बनाता है। तो तत्व भी एक जैसे गुण प्रदर्शित करते हैं और उनके यौगिक भी। कैसे? नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम का नाइट्राइड बनता है और मैग्नीशियम में नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का नाइट्राइड बनता है। तीसरी विशेषता थी इनमें एक ब्रिज एलिमेंट, सेतु तत्व है ये। क्यों? क्योंकि देखिए यहां से आप शुरू कर रहे हैं फोर्थ पीरियड से सम और विषम लिखा है। फोर्थ में 4 और फिर 2 है। कैसे? यहीं से फोर्थ वाले में आप पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, और यहाँ पे कॉपर, Ag और Al था। तो जो सोडियम है इट मेक्स द ब्रिज बिटवीन कॉपर एंड पोटेशियम, इसलिए इसे सेतु तत्व भी कहते हैं। तो ये 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और अब इसकी कुछ कमियां देखिए। सबसे बड़ी कमी थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की स्थिति, एक कमी थी। दूसरी कमी थी पोजीशन ऑफ लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट। तीसरी कमी थी एक ही समूह में, एक ही ग्रुप में डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट रखे थे। जैसे पोटेशियम की प्रॉपर्टी अलग है और कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग है। तो प्रॉपर एलिमेंट ऑफ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाज केप्ट टुगेदर। तो ये कुछ कमियां थी इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और इन कमियों को दूर करने के लिए एक आधुनिक आवर्त सारणी को बदल करके दीर्घाकार आवर्त सारणी लिया गया, जिसको बरी और राज नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है वो आज भी वैलिड है। यद्यपि उसमें कुछ कमियां हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बिल्कुल सही है, अध्ययन के दृष्टिकोण से आसान है। तो अंतिम बात में हम सीखने जा रहे हैं कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसे हम दीर्घाकार आवर्त सारणी कहते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक वो बनाते हैं तत्वों का, उसके आधार पर बना। जैसे s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो इसमें एक होगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा s1 और दूसरा हो सकता है s2। इसी तरह से d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, यानी d कक्षक शुरू होगा d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, d8, d9 और d10। और p कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, p1, p2, p3, p4, p5 और p6। f ऑर्बिटल्स जो होते हैं उसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो कुछ इस तरह से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब आप देखिए ये F1 से लेकर के F14 तक, तो जो दीर्घाकार आवर्त सारणी बनी, इस आवर्त सारणी में कुल ग्रुप देखा जाए तो नंबर ऑफ ग्रुप जो है वो 18 है। कैसे? ये देखिए S1 के ऊपर 1 लिख रहा हूं, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और फिर P1 से शुरू कर रहा हूं, 13,
14, 15, 16, 17 एंड 18। तो इसमें कुल 18 ग्रुप हैं और टोटल ग्रुप हो गया आपके पास 18 और 7 पीरियड है, जिसमें सारे तत्वों को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दिया गया। इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हम 4 भाग में बांट रहे। देखिए, जहां S1 और S2 आ रहा है इसको कह दिया गया S ब्लॉक, जहां D1 से D10 तक है उसको कह दिया गया D ब्लॉक, जहां P1 से P6 तक है उसे कह दिया गया P ब्लॉक, और नीचे वाले को कह दिया गया F ब्लॉक। तो जो स्टडी थी वो और आसान हो गई। कैसे? S और P ब्लॉक एलिमेंट को हम नॉर्मल एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो NS1 से 2 तक होगा और NP1 से लेकर 6 तक होगा। वैलेंस शेल संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जाता है, इसलिए इसको नॉर्मल एलिमेंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग हो जाता है, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। क्यों अलग हो गया? ये NS 0 से 2 हो सकता है और N-1 D10 1 से 10 तक हो सकता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन N-1 वाले में जा रहा है इसलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहेंगे। इसी तरह से जो F ब्लॉक है, जो F ब्लॉक एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए होता है N-2F 1 से 14, N-1 D 0 से 1 और NS2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2 वाले में जा रहा है, इस वजह से इसका नाम होता है इनर ट्रांजिशन, अंतर संक्रमण तत्व। तो आपने जान लिया कि S ब्लॉक में सब नॉर्मल एलिमेंट हैं, P ब्लॉक वाले भी नॉर्मल एलिमेंट हैं, D ब्लॉक वाले जितने हैं वो संक्रमण तत्व हैं। क्यों? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1 D में जाता है, और F वाले जितने हैं वो सब के सब क्या है? अंतर संक्रमण तत्व, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2F में जाता है। अब इसमें भी देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप को कहा गया क्षार धातु में, अल्कली मेटल, जिसमें लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक। जो सेकेंड ग्रुप है उसको क्षारीय मृदा धातु है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसी तरह से जो D11 वाला है, 11 वाला यानी जो D9 आया इसको, तो इसको मिटा रहा हूं मैं। जो 11th वाला ग्रुप है जिसमें क्या क्या है? 11th समूह कॉपर है, Ag है और Au है। इसको सिक्का धातु या क्वाइनेज मेटल कहा गया। क्या कहा गया? सिक्का धातु या क्वाइनेज मेटल। जो 12वां समूह है जिसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी आया, उसको हम शीडो ट्रांजिशन एलिमेंट या छद्म संक्रमण धातु कहते हैं। इसी तरह से 13वां जो समूह है, 13th ग्रुप, 13th ग्रुप जिसमें क्या क्या है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, बैगन, आलू, गाजर, थैला। इसको हम बोरान परिवार के तत्व कहेंगे। जो 14th समूह है
कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम और लेड, इसे आप कार्बन परिवार के तत्व कहेंगे। 15 समूह जो है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब पाएगा, उसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहेंगे। लेकिन जब आप 16वें समूह में जाएंगे जहां ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम है, तो इसे आप कैल्कोजेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? कैल्कोजेंस। और जो 17 समूह के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको कहेंगे हैलोजन। और लास्ट वाला 18 समूह जो है वो अक्रिय गैसों का है। इसमें एक चीज और खासियत थी कि जो पहले समूह के तत्व हैं उनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहे हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होगी, इनकी ऑक्सीकरण संख्या धन 2 होगी। इसी तरह से आप 13वें समूह वाले के जो तत्व हैं इनकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या धन 3, 14 ग्रुप वाले की धन 4, 15 की +5, 16 +6 और 17 +7 का ये अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है। 15 की न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या -3, 16 वाले का -2 और 17 का -1। तो ये इस पीरियोडिक टेबल को देख के आप ऑक्सीकरण संख्या भी जान सकते हैं। आप इसमें देख लीजिए D9 वाला जो है इनका +1 या +2 होगा और D10 वाले का हमेशा +2 होगा। ये सब परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सीख पाए कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है, उसके बनने का तरीका क्या था। आपने ये जान लिया कि इसमें S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक और M ब्लॉक है। आपने जान लिया कि S ब्लॉक में 2 समूह आते हैं, फर्स्ट और सेकंड, जिसको क्षार धातु में, क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं। P ब्लॉक में 6 समूह आते हैं, बोरान परिवार से लेकर के अक्रिय गैसों तक के। उसमें आपने कहा ऑक्सीजन परिवार को जो है हम कैल्कोजेंस कहेंगे और हैलोजन वाला जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसको हैलोजेंस कह लेंगे। आप जान पाए कि जो D ब्लॉक है उसे हम संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं। उसका प्रमुख कारण जाने की कॉन्फ़िगरेशन N-1D होता है और उसमें 3 से लेकर 12 तक के समूह आते हैं। और हम सीख पाए कि जो रेयर अर्थ मेटल में जो F ब्लॉक के एलिमेंट है जिसमें F1 से लेकर F14 तक के तत्व हो पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल से जुड़ी बातें खत्म कर ली।